Dear students, Assalamu alaikum. Today is 15 June 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the introduction and reading of unit number 3, as well as we will do pair of words from grammar and composition. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the unit number 2, essay, translation passages and MCQs from summer vacation homework. Today we will read unit number 3, try again, दोबारा कोशिश करें. This encouraging poem has been composed by the poet W.E. Hickson. In this poem, he advises us to try again and again. He tries to reinvigorate us by making us realize that failure is not the only end. After every failure, we have a chance of success. We just need to try again. The poem Try Again by William Hickson appeared as a song in his book The Singing Master in 1836. William Edward Hickson, commonly known as W.E. Hickson, was a British educational writer. He was the author of Time and Faith and was the editor of the Westminster Review. The message of the poem Try Again is universal. So let's move to the reading of Try Again. पोइम की रीडिंग से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपके सिलेबस में जिस तरह के 9th में 12 चैप्टर्स थे और 2 आपकी पोइम्स थी जिनकी आपने समरी तैयार की थी, और इसी तरह से 10th में आपके 13 चैप्टर्स हैं टोटल 13, जिनमें से 3 आपकी पोइम्स हैं, 3 जिनकी आपने समरी तैयार करनी है. ठीक है, जो आपका मेजर क्वेश्चन है पोइम से रिलेटेड वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट में एनुअल पेपर में समरी से रिलेटेड ही आता है. बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स या वर्ड सेंटेंसेस या MCQs के हवाले से पोर्शन है वो एज सच जैसे कि बाकी चैप्टर्स का जो है वो मेथड है, इसी तरीके से पोइम्स के हवाले से भी आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं. यानी कि क्वेश्चन आंसर में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपकी पोइम से होंगे वर्ड सेंटेंसेस में, और जब हम इसके हवाले से वर्क पेजेस करेंगे तो तब आपको मैं बता दूंगी डिटेल में कि MCQs की फॉर्म में आपने पोइम को किस तरीके से तैयार करना है. आज हमने जो है वो यूनिट नंबर 3 जो कि पोइम है आपके सिलेबस में आपके चैप्टर्स में पहली पोइम ट्राई अगेन, जिसको आज हमने तैयार करना है उसके इंट्रोडक्शन के हवाले से सिर्फ. ठीक है, उसकी समरी वगैरह जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे. आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है, उसके साथ साथ इसका थीम वगैरह हमने डिस्कस कर लेना है. रीडिंग करने का मकसद आपको पता है, वैसे तो ट्रांसलेशन आपके पेपर में जो है वो नहीं आती. 9th में आपने पोइम्स की हैं, आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है. ठीक है, कि हमने पोइम को रीड आउट करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, सिर्फ किस लिए, ताकि हमें उसकी प्रॉपर समझ आ जाए. जब हम उसकी उर्दू अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो तब हमें जब समरी खुद से भी लिखना पड़ जाए, अगर क्रैम ना करें, रट्टा ना लगाएं, जो आपको मैं मटेरियल दूं उसमें आपने एडिशन करनी हो, तो जब आपको उसकी उर्दू प्रॉपरली समझ आई होगी, उसका थीम समझ में आया होगा, पोइम का जो कॉन्सेप्ट है कि पोइट क्या कहना चाह रहा है, ये प्रॉपर तरीके से सारी बात समझ में आई होगी, तो आप उसमें आसानी से एडिशन कर सकते हैं खुद से भी. ठीक है, नेट से भी आप मटेरियल फिर आसानी से सर्च कर सकते हैं, जैसे कोटेशंस वगैरह आपने समरी में ऐड करनी होती हैं, तो ये सारे काम आप तब भी कर सकते हैं, तब भी पॉसिबल हैं अगर आपको पोइम की अच्छी तरह से समझ आ गई हो. तो इस मकसद के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन करते हैं. अदरवाइज़ ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन आपकी पोइम से रिलेटेड कोई भी नहीं आता. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको देखें. यहाँ पे आपको टिस लिखा नज़र आ रहा है, ये इट इज़ आ. ठीक है, पोइट ने सिर्फ और सिर्फ रिदम बरकरार रखने के लिए इसको जो है वो इस तरह से लिखा है. इस तरह से इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कि इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड ट्राई अगेन. सबक इसमें ये है कि जो तुम गौर से सुनोगे, हीड का मतलब होता है तवज्जो देना किसी बात पे, कोई बात गौर से सुनना,
तो उसने कहा है कि ये सबक है जिसको तुम्हें गौर से सुनना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। वो क्या है सबक इसमें? ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, अगर वो कहता है कि तुम कामयाब ना हो पाओ पहली मर्तबा में, ट्राई अगेन, तो तुम दोबारा कोशिश करो। देन योर करेज शुड अपीयर, फॉर इफ़ यू विल प्रिजर्वियर यू विल कंकर, नेवर फियर, ट्राई अगेन। आप देख रहे हैं कि इस पोइम में बार बार आपको ये सेंटेंस जो है, ये वर्ड्स रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, रेपिटेशन नज़र आ रही है ट्राई अगेन की। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि जब भी कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड्स जो है वो पोइट किसी भी पोएम में रिपीट करता है, उसकी रेपिटेशन करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस बात पे जोर दे रहा होता है। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टीचेस अस ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन। ही सेज दैट एट फर्स्ट इफ़ यू डोंट सक्सीड इवन देन डोंट लूज हार्ट एंड कीप ऑन ट्राइंग। बादशाह और मकड़ी की कहानी हमने पढ़ी है, उसमें हमने क्या लेसन सीखा था, क्या सबक सीखा था। जब एक बादशाह ब्रूस जिसका नाम है, आपने 9th में भी कॉम्प्रिहेंशन में जो है वो स्टोरी का छोटा सा जो है वो एक पैराग्राफ देखा था कि जब बादशाह जो है वो अपनी जंग में बार बार उसको हार हो रही थी, वो जीत नहीं पा रहा था, तो तब वो एक गार में जाके छुप के बैठ गया था और वहाँ उसने एक स्पाइडर को देखा जो कि बार बार कोशिश कर रही थी दीवार पे चढ़ने की। उसका मकसद था, उसका गोल था कि वो जो गार है उसकी छत तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी और आखिरकार अपनी 9th अटैम्प्ट में, 9वीं कोशिश में वो अपनी इस जद्दोजहद, अपनी स्ट्रगल में कामयाब हुई जिसमें वो काफ़ी देर से लगी हुई थी। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए बादशाह जो है वो मोटिवेटेड हुआ। उसने जो कि ये सोच लिया था कि अब वो कभी भी जंग में लड़ने के लिए नहीं जाएगा। उसने ये सीखा इससे लेसन कि इंसान को अपनी कामयाबी की हद तक कोशिश करनी चाहिए। दैट अ मैन शुड कीप ऑन ट्राइंग टिल हिज सक्सेस। इस तरह करने से आखिरकार कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त वो कामयाब ज़रूर हो जाता है। इसमें बेटा आपने स्टेंजा में एक तो जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट थे उनको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। उनसे रिलेटेड आपके MCQs या स्पेलिंग जो हैं वो आ सकते हैं। ग्लॉसरी में भी वो वर्ड होंगे, लेकिन मोस्टली जो आपकी ग्लॉसरी है उसमें वर्ड्स जो हैं वो कम होते हैं। इस वजह से पोएम में आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ आप इनको अंडरलाइन करके इनको सीखते जाएं, ठीक है। जिस तरह के फर्स्ट आपका फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हीड है एक वर्ड, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। हीड जिसका मतलब होता है कि गौर से सुनना, तवज्जो देना किसी बात को। और उसके बाद इसी तरह से सक्सीड है कामयाबी, करेज हौसला जिसे हम कहते हैं, ठीक है। परजर्वियर जिसे हम जो है वो साबित कदम, अपने बात पर डटा हुआ या धुन का पक्का जिसे हम कह सकते हैं। कंकर जो है जिसका मतलब होता है कि फतह पालोगे, जीत जाओगे। ये जो सारे वर्ड्स थे इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, लेड पेंसिल से या पेन से, और इनको जो है वो इनके मीनिंग जो है वो उर्दू अपने बुक पे लिख लेने हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर, ताकि आप जो है वो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। और नेक्स्ट अगर आपके MCQs में इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाता है तो आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है आपका बेटा सेकंड स्टेंजा देखें। वंस और ट्वाइस दाउ यू शुड फेल। शायर कहता है कि अगर एक मरतबा या दो मरतबा अगर तुम हार भी जाते हो, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, तो आखिरकार तुम जीत जाओगे। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। इफ़ वी स्ट्राइव इट्स नॉट डिस्ग्रेस, दाउ वी डिड नॉट विन द रेस, वट शुड यू डू इन दैट केस, ट्राई अगेन। इफ़ वी स्ट्राइव इट्स, यहाँ पे टिस पोइट ने फिर वर्ड यूज़ किया है इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म, सिर्फ जो पोएम है, जो स्टेंजा है, उसका रिदम बरकरार रखने के लिए। डिस्ग्रेस का मतलब होता है ज़िल्लत, रुसवाई, ठीक है। दाओ अगरचा वी डिड नॉट विन द रेस, रेस कोई भी मुकाबला या दौड़ हम कह सकते हैं। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो इस मामले में, इस केस में जो है वो क्या तुम्हें करना चाहिए। वो कहता है अगर इफ़ वी स्ट्राइव इट्स नॉट डिस्ग्रेस, अगर जो है वो हम हार भी जाते हैं तो ये कोई ज़िल्लत की बात नहीं है, कोई इंसल्ट की बात नहीं है। स्ट्राइव कोशिश करना, जद्दोजहद करना। वो कहता है अगर हमने कोशिश की थी और फिर हम जो है वो हार गए तो इसमें कोई रुसवाई की बात नहीं है।
दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचा हमने मुकाबला जो है वो दौड़ नहीं जीती, तो हमें इस केस में फिर क्या करना चाहिए, ट्राई अगेन, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि एक आम कहावत है, प्रोवर्ब है कि नाकामी कामयाबी की कुंजी होती है, फेलियर इज़ अ की टू सक्सेस। इसको आप, इस कोटेशन को आप जो है वो अपनी समरी में भी ऐड कर सकते हैं। लिहाजा किसी भी काम में नाकामी से हमें अपनी गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है वो हिम्मत हार के बैठ जाएं, और अगली कोशिश में हम उन गलतियों से, उन मिस्टेक से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जब हम नाकाम हो जाते हैं किसी भी मामले में, किसी भी केस में, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने क्या मिस्टेक्स की थी। हमें सोचना चाहिए बैठ के, अगर हम फेल हो जाते हैं किसी भी काम में, किसी भी अमल में, कि कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। इस तरह जब हम अपनी गलतियों की निशानदेही कर लेते हैं तो अगली दफ़ा हम उन्हीं मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते, और ये सबसे जो बड़ी जीत है कि हम अपनी गलतियों को पहचान लें अगर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर ज़िंदगी में कभी भी हम उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं, उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, और यही जो है वो कामयाबी की कुंजी होगी। हमने जो है वो कोशिश की थी, लेकिन अगर नाकामी भी हुई है तो ये कोई ज़िल्लत की बात नहीं है, और अपनी नाकामी पर काबू पाने के लिए बार बार कोशिश की जा सकती है, ये कुछ भी गलत इसमें नहीं है। थर्ड स्टैंजा देखें इसका, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ट्राई अगेन। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो दोबारा से कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त तुम्हें इसका अजर, तुम्हें इसका इनाम जो है वो ज़रूर देगा। ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करो। ऑल दैट अदर फोक कैन डू वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है वो इसी एक पैराग्राफ में है। वैसे तो ट्राई अगेन ही तकरीबन जो है वो इस पूरी की पूरी पोइम में जो है वो बार बार सेंटेंस, बार बार ये वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जो कि इसका थीम है एक्चुअली। लेकिन इस पैराग्राफ में उसने ये कहा है कि अगर ऑल दैट फोक एंड अदर फोक कैन डू, कि अगर बाकी की सारी खलकत, बाकी की सारी दुनिया, लोग जो है वो कर सकते हैं काम, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो फिर तुम जो है वो सब्र से ये काम जो है वो क्यों नहीं कर सकते। यानी कि जो है वो पेशेंस के साथ, करेज के साथ, हौसले के साथ अगर नाकामी होती भी है तो भी सब्र के साथ बार बार दोबारा से ये काम क्यों नहीं कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ अगर जो है वो अपने जहन में हमें हमेशा ये रूल, ये असूल अपनी ज़िंदगी में रख लें। कौन सा असूल? ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। जैसा कि आपने देखा है कि पोएट इज़ रिपीटिंग दिस सेंटेंस टू गिव एम्फसिस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन टू गेट सक्सेस इन द एंड। हमें ज़िंदगी में अपना मकसद पाने के लिए बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, अगर चाहे बहुत सी मुश्किलात या मसाइल का सामना भी करना पड़े तो जीत के लिए सख्त कोशिश करनी चाहिए। ये कोशिश ही है जो हमें कामयाबी तक लेके जाती है। इस स्टैंजा में भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है। लाइक रिवॉर्ड है एक वर्ड, इनाम जिसका मतलब होता है प्राइज़, ठीक है, अजर, और अदर फोक दूसरे लोग। फिर इसी तरह से पेशेंस है एक वर्ड, सब्र, जिसका मतलब होता है, ठीक है, कीप दिस रूल इन व्यू, कीप इन व्यू है असल में ये वर्ड, जिसका मतलब है कि नज़र में रखना, जहन में ये बात हमें रखनी चाहिए, रूल, असूल, ठीक है। तो आपने इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। पोएम में हमने जितने भी वर्ड्स देखे हैं डिफ़िकल्ट, उनको आपने अंडरलाइन करके बुक पे उनका मीनिंग लिख लेना है। जैसे कि लेक्चर के शुरू में मैंने आपको ये बात बताई थी बेटा कि पोएम की रीडिंग हम सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हैं। 9th में आपने पोएम्स की हैं 2, जिनकी डिटेल आपको पता है कि आपके जो सब्जेक्टिव पार्ट में एनुअल पेपर में वो किस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं। मेजर आपका जो क्वेश्चन है वो समरी और स्टैंजा से रिलेटेड होता है पोएम का, जिसमें से हम जो है वो 9th में भी हमने समरी तैयार की थी, स्टैंजाज तैयार नहीं किए थे, क्योंकि आपको पता है स्टैंजा में ज़्यादा काम करना पड़ता है और गलती की गुंजाइश भी जो है वो ज़्यादा होती है। लाइक उसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता है,
हर एक जो स्टैंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ती है। लाइक अगर हम जो है वो ये पोएम देखें अपनी जो है यूनिट नंबर 3 की पोएम, तो इसमें आपके 3 स्टैंजाज हैं और 3 टाइम्स जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो याद करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल काम है, बजाय इसके आप जो है वो समरी तैयार कर लें जो कि 5 मार्क्स की आती ही है कंफर्म। आपके 3 जो पोइम्स हैं उनमें से कोई सी भी एक आ जानी है, आपको पता है, लेकिन फिर उसमें चॉइस कोई नहीं रहती, समरी फिर आपकी कोई एक ही आती है और उसी को आपने तैयार करना होता है, ठीक है। बाकी पोइम से रिलेटेड जो भी इसका इंट्रो था और साथ साथ पोइट के बारे में भी हमने लेक्चर के शुरू में जैसा कि बात की है। इसका थीम जो है आपकी पोइम के आखिर पे टेक्स्ट बुक के ऊपर ही दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं दोबारा से। द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ यूनिवर्सल, के इस नज़म का जो पैगाम है वो क्या है, यूनिवर्सल है, आलमगीर है, यानी कि पूरी दुनिया में इस चीज़ को माना जाता है। किस बात को, कि ट्राई अगेन, और जो बार बार कोशिश करना है वो कामयाबी की कुंजी है, हमें कामयाबी की तरफ ये चीज़ लेके जाती है। द पोइट सेज दैट व्हेन द वर्ड सेज गिव अप होप विस्पर्स ट्राई इट वन मोर टाइम। शायर कहता है कि जब दुनिया ये कहती है आपसे कि गिव अप यानी कि तर्क कर दो, छोड़ दो सारे मामलात, अगर नहीं हो रहा तुमसे ये काम तो छोड़ दो, जाने दो, तो होप जो है वो हमें ये उम्मीद जो है वो यकीन दिलाती है। विस्पर्स वो सरगोशी करती है हमारे कान में, ट्राई इट वन मोर टाइम, कि सिर्फ एक दफ़ा और कोशिश करो। तो हमें दुनिया की बात को छोड़ के हमें होप पे बिलीव करना चाहिए। द रोड टू सक्सेस इज़ डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस। शायर कहता है कि जो कामयाबी की सड़क है यानी कामयाबी की तरफ जो रास्ता जाता है, इज़ डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस, उस पर निशान लगे हुए हैं, वो मार्क्ड है बहुत सी बहकाने वाली जगहों से, ठीक है। टेम्पटिंग होती है लालच देना, बहकाना। पार्किंग प्लेसेस जहाँ पे हम स्टे करते हैं, रुकते हैं, रुक जाते हैं, जब पार्क कर देते हैं कोई चीज़, उसको पार्किंग प्लेसेस कहते हैं। यानी कि जो कामयाबी की तरफ जाने वाला रास्ता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में जब आप कामयाबी की तरफ जाते हैं, आपके इर्द गिर्द, जो कि आपको अपने मकसद से हटाने की कोशिश में लगी होती हैं। सो यू शुड कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू क्रॉस दिस रोड। आपको क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है अपने गोल की तरफ, अपने मकसद की तरफ, और कोशिश जो है वो बार बार करते जाना है। अगर आप फेल भी हो जाते हैं, आप के जहन में ये बात आ भी जाती है, नाकाम हो जाते हैं किसी मकसद में, किसी खेल में विन करने से, पहली पोजीशन पे आने से, लाइफ में बहुत सारे मामलात होते हैं, तो आपने क्या करना है कि लालच में नहीं आना, किसी भी बहकना नहीं है, बल्कि क्या करना है कि बार बार कोशिश करके अपने मकसद तक जो कि आपने सोचा हुआ है वहाँ तक पहुँचना है। कामयाबी की इस रोड पर, कामयाबी की इस दौड़ में या कामयाबी के इस रास्ते पर आपके पास सिर्फ 2 ही ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं। 2 ही ऐसे जो है वो हथियार हैं। कौन कौन सा? एक तो डटे रहना अपने काम पर, साबित कदमी का, और दूसरा डिवोशन यानी लगन, अपने काम से आप कितना लॉयल हैं, ये चीज़ आपको जो है वो सक्सेस की तरफ ले जाती है। लिखने वाला टेक्स्ट बुक के हवाले से आज आपका कोई काम नहीं था, ठीक है। ग्रामर के हवाले से भी आपको पता है हमने पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं, वो भी आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखे हुए हैं। फ़र्ज़ करें आपकी जो ग्रामर बुक पे लिखे हुए हैं, ग्रामर एंड कंपोजिशन अगर किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स को ज़रूर लिखे अपनी नोटबुक पे। लेकिन अगर आपके पास ग्रामर एंड कंपोजिशन है या कोई और हेल्पिंग बुक जिससे आप जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार कर रहे हैं, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने टेक्स्ट बुक का भी कोई भी काम आज नहीं लिखना और ग्रामर एंड कंपोजिशन का भी कोई काम नहीं लिखना, ठीक है। इसमें आपने देखा है कि पोइम हमने सिर्फ रीड आउट की है और उसका मकसद सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इस पोइम के बारे में, इस पोइट के बारे में, ताकि समरी लिखते हुए नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आपको रट्टा ना लगाना पड़े, एडिशन करनी पड़े अगर, तो वो आप आसानी से कर लें। जैसे कि इसका जो थीम है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाइंस में दिया हुआ है। आप इस थीम को भी जो है वो अपनी की कुछ लाइंस जो हैं वो अपनी कोटेशन में, अपनी कोटेशन की फॉर्म में आप अपनी समरी में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये सेकंड लाइन है द पोइट सेज वाली, फिर इसी तरह से द रोड टू सक्सेस इज़ डॉटेड विद, ये दोनों लाइंस ही बहुत खूबसूरत हैं। आप इनको अपनी समरी में मार्कर के साथ ऐड कर सकते हैं।
अगर आपने आज के काम में से कुछ लिखना हुआ अगर सपोज़, ठीक है, सिर्फ रिटन प्रैक्टिस के लिए, तो आप जो है वो अपनी जो वर्ड्स मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं तीनों स्टैंजाज में, आप उनको अंडरलाइन कर चुके हैं बुक पे भी। लेकिन अगर नोटबुक पे लिखना है तो सेंटर लाइन लगा के जैसे आप वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इसको लिख लें, ठीक है, अपना पेज जो है वो रेडी करके। जो हमारा ग्रामर का काम है पेयर ऑफ वर्ड्स, हमने मंडे का दिन जो है वो रखा हुआ है पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए। प्रीवियस अपने मंडे के लेक्चर में हमने पेयर ऑफ वर्ड्स किए थे 1 से 10, 1 से 10 तक। पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में आपको मैं प्रॉपर्ली गाइड कर चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या होता है पेयर ऑफ वर्ड्स का, ये आपके पेपर में आते किस तरह से हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स जैसा कि ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ फिर कि 2 वर्ड्स होते हैं जो कि लिटरली मीनिंग के हवाले से नहीं, यानी कि उसका मतलब नहीं, डिक्शनरी के हवाले से अगर देखा जाए बिल्कुल उसमें कोई भी मुमासलियत, कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रोनंसिएशन के हवाले से कुछ ना कुछ हद तक वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। इस वजह से हम उन्हें पेयर ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का जोड़ा कहते हैं। और ये पेयर की फॉर्म में ही, अल्फाज के जोड़े की फॉर्म में, यानी 2 ही आते हैं आपके पेपर में, आधे आधे नंबर के, 0.5 के, जो कि टोटल 1 नंबर का आपका ये एक पेयर बनता है। और 5 नंबर के आपके एनुअल पेपर में सब्जेक्टिव पार्ट में ये आते हैं, 8 आते हैं जिसमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करना होता है। क्लियर हो गया? 3 की चॉइस होती है। वर्ड सेंटेंसेस चूँकि आपके 9th में हैं, 10th में नहीं है, इसलिए आप इनको वर्ड सेंटेंसेस की तरह से ही समझ सकते हैं। इसकी जो है वो स्लाइड आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है, आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो वर्ड है पेयर है वो है कूल एंड कोल्ड, ठीक है, दोनों का मतलब ही जो है वो ठंड से सर्द से रिलेटेड है। लेकिन जो वर्ड कूल है वो ठंडी कोई चीज़ हमने बतानी है, तो उसके लिए हम ये वर्ड कूल यूज़ करेंगे। और कोल्ड जो है वो मौसम के लिए हम जो है वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लाइक कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, ठंडी हवा जो है वो चल रही है। और कोल्ड ठंड है, सर्दी है, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर सर्दी है। फिर है वर्ड क्लोथ एंड क्लॉथ्स, दोनों ही मतलब इसका जो है वो कपड़े होते हैं। जो क्लॉथ है उसका मतलब जो है वो ई के बगैर है, जो उसका मतलब होता है अनसिले कपड़े। समीना बॉट सम क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट, समीना ने मार्केट से कुछ कपड़े खरीदे। और जो क्लॉथ्स ES वाला है उसका मतलब होता है स्टिच्ड, जो क्लॉथ्स होते हैं सिले हुए कपड़े होते हैं उनको कहते हैं ड्रेस को। सायरा इज़ वियरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, सायरा ने जो है वो रंग बिरंग कपड़े पहने हुए हैं, पहन रही है। सेल एंड सेल, ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है। जो सेल C वाला सेल है उसका मतलब होता है जेल, ठीक है। द प्रिजनर वाज ब्रॉट आउट ऑफ द सेल, कैदी को जो है वो जेल से बाहर लाया गया। और जो S वाला सेल है उसका मतलब है बेचना। दिस सेल स्कूल बुक्स, वो स्कूल की किताबें बेचते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कैन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद फैज़, कंपेयर मुकाबला करना, ठीक है, क्या वो अपने आप को फैज़ से कंपेयर कर सकता है। और कंट्रास्ट जिसका मतलब होता है तजाद, देयर इज़ अ कंट्रास्ट इन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, वो जो कि कहता है और जो करता है, यानी कॉल और फेल में तजाद है। डिवाइस एंड डिवाइस, डिवाइस जो C वाला है उसका मतलब होता है टूल, हथियार। और डिवाइस S वाला जो डिवाइस है उसका मतलब होता है तरतीब देना, हमवार करना। ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस टू हेल्प द पुअर, ज़कात जो है वो गरीबों की मदद के लिए एक अच्छा टूल है, एक अच्छा हथियार है। और डिवाइस के लिए वी मस्ट डिवाइस वेज एंड मीन्स टू हेल्प द नीडी, हमें जो मुस्तहिक हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद के लिए ज़राए और रास्ते जो है वो हमवार करने चाहिए। फिर है डिनाइड, ठीक है, डिनाइड और रिफ्यूज़ दोनों का मतलब ही इनकार करना होता है। डिनाइड किसी हकीकत से इनकार करना, रिफ्यूज़ किसी काम से इनकार करना। ही डिनाइड हैविंग टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोलने से जो है वो इनकार किया। नाइला रिफ्यूज़ टू हेल्प नजमा इन द आवर ऑफ नीड, नाइला ने ज़रूरत के वक्त नजमा की मदद से इनकार किया। फिर है डायरी एंड डेयरी, व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी, जो डायरी होती है रोज़नामचा जिसमें आप लिखते हैं, लाइक आपकी जैसे डायरी है डेली डायरी। इस तरह से जो डेयरी वर्ड है उसका मतलब होता है दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़। हनीफ ब्रॉट मिल्क फ्रॉम द डेयरी, हनीफ जो है वो डेयरी से दूध लाया। फिर है उसके बाद ड्यू एंड ड्यू,
ड्यू जिसका मतलब होता है शबनम के कतरे, और ड्यू जिसका मतलब होता है वजह, की वजह से। ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, ड्यू ड्रॉप्स शबनम के कतरे फेल एट नाइट रात में गिरते हैं, और ड्यू की वजह से ही कुड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी की वजह से स्कूल ना जा सका। फिर है डाई एंड डाई, डाई DIE डाई जिसका मतलब होता है मरना। हीरोज नेवर डाई, हीरो कभी भी नहीं मरते। और डाई वाई वाला जो है उसका मतलब है रंग करना। प्लीज़ डाई माई शर्ट, बराए मेहरबानी मेरी शर्ट जो है उसको रंग कर दो। फिर है डोज एंड डोज, जो एस वाला डोज है उसका मतलब होता है खुराक, दवाई की खुराक के लिए ख़ासतौर पे ये वर्ड यूज़ होता है। और डोज जी वाला जो है डोज उसका मतलब होता है ऊँगना, हल्का हल्का सोना। हैव यू टेकन अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन, क्या आपने इस दवाई की खुराक जो है वो ले ली है। और जो जी वाला है उसके लिए सेंटेंस है इट इज़ नॉट राइट टू से दैट आई डोज इन क्लास, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मैं क्लास में ऊँगती हूँ। ठीक है, ये आपके जो है वो 10 नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स थे जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए आपको मैंने तरीका बताया था कि आपने जो है वो पहले तो इन दोनों अल्फाज के उर्दू मतलब याद कर लेने अच्छी तरह से, ताकि आप इनको मिक्सअप ना कर दें। ठीक है, यानी कि उसका उसके लिए सेंटेंस लिख दें और उसका उसके लिए सेंटेंस लिख दें, बल्कि आप जब इसके उर्दू मीनिंग याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो फिर आप इसके सेंटेंस याद किया करें। इस तरह से आपको सेंटेंस मेकिंग जो है वो ईजी लगती है और आपको कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन भी नहीं होती। डायरी आपने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है। टेक्स्ट बुक का काम हमने जो किया है वो यूनिट नंबर 3 जो पोएम थी उसका इंट्रो था, आज तारुफ था। ठीक है, उसको रीड आउट किया है जस्ट हमने, लिखने वाला कोई भी काम नहीं है। ग्रामर में से पेयर ऑफ वर्ड्स हमने किए हैं 11 से जो है वो 20 तक। ठीक है, ये भी लिखने वाला काम नहीं है, आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन पे ये काम जो है वो लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।